Good morning, students. Welcome in the class 10th. As we all are know that we are watching our video of subjects math. जैसे आप सब जानते हैं बेटा, हम विज्ञान साइंस 1 कक्षा 10वीं का वीडियो देख रहे हैं और हमारा जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं वो है ऊष्मा। 5th नंबर का पार्ट हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसके पूर्व वीडियो में हमने गुप्त ऊष्मा लेने के लेटेंट हीट देखा हुआ है। उसके बाद हमने पुनर्हिमायन पानी का असंगत व्यवहार देखा हुआ है ना। और उसके बाद हमने वोथांक एवं आर्द्रता भी देखी हुई है। आज हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं ना, वो है बेटा ऊष्मा की इकाई, दैट इज यूनिट ऑफ हीट। मतलब हीट यानी ऊष्मा, और ऊष्मा की इकाई क्या है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है ना। तो ऐसा प्रणाली में ऊष्मा की इकाई होती है किलो कैलोरी, और जूल भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो किलो कैलोरी या फिर जूल, अगर आप लोग कभी आपको यदि ये प्रश्न पूछा गया कि एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई लिखिए, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ एसआई की एसआई इकाई जो होती है ऊष्मा की वो है जूल या फिर किलो कैलोरी। और उसकी सीजीएस इकाई यदि आप लोगों को पूछी गई, यानी कि सीजीएस मापन प्रणाली में इसकी ऊष्मा की इकाई होती है बेटा कैलोरी, यानी कि CAL भी इसको हम लोग कहते हैं। तो जब कभी 1 किलोग्राम पानी हम लोग गर्म करते हैं, है ना, तो 1 किलोग्राम पानी का तापमान जब 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जब कभी आवश्यक ऊष्मा होती है, आवश्यक ऊष्मा हम लोग को लगती है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा इसको हम लोग कहते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए बेटा, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा यदि पूछा गया ना आप लोग को, तो ये एक परफेक्ट परिभाषा आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो 1 ग्राम पानी का तापमान, जैसे यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया था कि 1 किलो ग्राम पानी का हमने तापमान लिया था। अब 1 ग्राम पानी का तापमान लेना है, वो यदि हमने 4.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। देखिए इन दोनों परिभाषाओं में एक यह अंतर है कि 1 ग्राम पानी का तापमान जब हम लोग 14.5 से 15.5 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, उसके लिए लगने वाली ऊष्मा जो होती है वो होती है 1 कैलोरी ऊष्मा। और जब 1 किलोग्राम पानी 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊष्मा को हम लोग 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहेंगे। ये बात समझ में आई ना आप लोग को? तो पैमाने पर ऊष्मा का मापन करने के लिए किलो कैलोरी यानी इकार्ड का उपयोग कहते हैं, यानी कि 1 किलो कैलोरी बराबर 10⁻³ कैलोरी, 10 का घन भी बोलते हैं हम लोग इसको बेटा, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा की इकाई आप लोग को समझ में आ गई है। अब यहाँ पे आप लोग को बोला गया बेटा, दो जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे बोला गया है कि इसे सदैव ध्यान में रखिए, क्या कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस से अलग तापमान पर गर्म किया, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा 1 किलो कैलोरी से थोड़ी भिन्न रहेगी। इसलिए ऊष्मा की इकाई निश्चित करते समय इस 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक विशिष्ट तापमान खंड चुनते हैं। ये समझ में आया आप लोग को? इसमें क्या बोला गया है कि जब भी कभी हम लोग 1 किलो कैलोरी ऊष्मा देते हैं 1 किलोग्राम पानी को बढ़ाने के लिए, तो इसकी ऊष्मा की जो इकाई होती है वो निश्चित करते समय एक विशिष्ट तापमान खंड चुनने होते हैं। तो ऊष्मा को जूल इकाई में भी मापते हैं। मतलब जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऊष्मा की ऐसा इकाई जूल भी होती है। तो कैलोरी व जूल इनका परस्पर संबंध आगे दिए गए सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। मतलब अगर आप लोग को कैलोरी और जूल के बीच में संदर्भ अगर पूछा गया, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। और जूल जो है एक वैज्ञानिक थे बेटा। देखिए जूल जेम्स प्रेकोस्ट, इनका अवधि यहाँ पे बताया गया है कि कौन से
ईस्वीसन साल में ये थे हमारे बीच 1818 से 1879 तक थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम दर्शाया कि पदार्थ के सूक्ष्म कणों की गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर छोड़ी जाती है। यानी कि जो ऊर्जा हमें गतिज यहाँ पे बताई गई है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा 2 ऊर्जा के प्रकार हैं। तो उसमें से जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो ऊष्मा के रूप में वो पदार्थ के सूक्ष्म कणों की ऊर्जा बाहर छोड़ी जाती है। एवं विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। तो ऊष्मा ऊर्जा के रूपांतरण से ही आगे चलकर थर्मोडायनामिक्स इस विज्ञान विभाग का पहला सिद्धांत प्राप्त हुआ। यानी कि यदि आप लोग अगली की पढ़ाई करेंगे ना बेटा, तो थर्मोडायनामिक्स यह पाठ आप लोग जरूर पढ़ेंगे। उसमें ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण आप लोग जरूर इस भाग में देखने वाले हैं। तो ऊर्जा मापन की इकाई को जूल यह संज्ञा दी गई, क्योंकि जूल नामक वैज्ञानिक ने इसका संशोधन किया था, इसकी खोज की थी, इसलिए उनका मापन, ऊर्जा का जो मापन है वो जूल के माध्यम से इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। अब चलते हमारे अगले पेज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं विशिष्ट ऊष्माधारकता। विशिष्ट ऊष्माधारकता में आप लोग को एक यहाँ पे आकृति दी गई है जिसमें आपको धातुओं की विशिष्ट ऊष्माधारकता के बारे में बताया गया है। हमारे पास यहाँ पे 3 गोले हैं। पहला है लोहा, दूसरा है तांबा और तीसरा है सीसा। और ये जो आसपास की जो जगह दिख रही है ना आप लोग को, ये जो है ये पूरी की पूरी मोम की मोटी परत है। अब ये जो तीनों गोले हैं, ये तीनों गोले अलग अलग तरीके से यहाँ पे अंदर जाते हुए आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। इनका मतलब कार्य क्या है, ये कार्य के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इन तीनों गोलों का जो वजन है, द्रव्यमान है ना बेटा, वो एक जैसा ही है। परंतु एक जैसा होने के बाद भी ये एक साथ नीचे छोड़ने के बाद सबसे नीचे लोहे का गोला जाता हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है, फिर तांबा दिखाई दे रहा है और सबसे आखिरी में सीसा दिखाई दे रहा है ना। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सामग्री में आप लोग को मोम की मोटी परत का ट्रे यहाँ पे लेना है। इसमें लोहा, तांबा, सीसा, इनके समान द्रव्यमानों के ठोस गोले लेने हैं। ये जो गोले आप लोग को है ना, इसका पदार्थ जो है वो है ठोस पदार्थ। फिर है बर्नर अथवा स्पिरिट का लैंप हमको लेना है और बड़ा बीकर हमको लेना है। तो इसमें करना क्या है, ये विधि आपको दी गई है कि समान द्रव्यमानों के लोहा, तांबा और सीसा के ठोस गोले लीजिए। मतलब कोई समान द्रव्यमान, मतलब ये जो गोले हमने लिए हुए हैं, मान लीजिए कि 1-1 किलो के हमने 3 गोले ले लिए, ठीक है। तीनों का माप एकदम समान है। ये तीनों के मतलब लोहे का भी 1 किलो, तांबे का भी 1 किलो और शीशे का भी 1 किलो, ऐसे 3 ठोस गोले हमको लेने हैं। तीनों गोले उबलते हुए पानी में कुछ समय में के लिए रखिए। मतलब देखिए बेटा, ये बड़ा बीकर लेकर स्पिरिट का लैंप, बड़ा बीकर में हमको क्या करना है, पानी लेना है और वो पानी हमको स्पिरिट लैंप पर या बर्नर पर रख देना है और उसको हम लोग को थोड़ी देर के लिए गर्म कर देना है और कुछ समय के बाद उनको उबलते हुए पानी से बाहर निकालिए। अब तीनों गोले गर्म हो गए हैं। एक साथ बाहर निकालने के बाद तीनों गोलों का तापमान उबलते पानी के तापमान के बराबर अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब देखिए, जब हमारा पानी गर्म हो गया था, उबलता हुआ था, तो उसका तापमान 100 डिग्री था, है ना। जिससे हमने इसके पूर्व हमने पिछली कक्षा में हमने देखा हुआ है कि द्रवणांक बिंदु जिसको हम लोग और क्वथनांक बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जिसको बोलते हैं, वो हमने देखा हुआ है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उन्हें तुरंत मोम की मोटी परत पर रखिए। अब 100 डिग्री सेल्सियस उबलते पानी से तीनों गोले निकालकर तुरंत एक मोटी वाली मोम की मोटी परत के अंदर इसको छोड़ देंगे और प्रत्येक गोला मोम में कितने नीचे तक गया यह देखना है। तो यह देखने के लिए हम लोग को इसमें क्या दिख रहा है, तो लोहे का जो गोला है वो सबसे नीचे आ गया, तांबे का गोला थोड़ा कम नीचे आया हुआ है और शीशे का गोला बहुत कम नीचे आया हुआ है। तो इसमें हो क्या रहा है बेटा, तो इसमें एक चीज हो रही है कि लोहा जो होता है वो सबसे ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है और ऊष्मा अवशोषित करने की वजह से वो मोम की परत में बहुत जल्दी अपना रास्ता बना लेता है और तुरंत वो नीचे आ जाता है। लोहा, अगर तांबे की बात करें ना, तो तांबा जो है वो कम ऊष्मा अवशोषित करता है और सीसा उससे कम ऊष्मा अवशोषित करता है। उस वजह से
इन तीनों की ऊष्मा को अवशोषित करने की प्रक्रिया अलग अलग होने की वजह से, भले ही तापमान सेम है परंतु ये तीनों की ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता अलग अलग होने की वजह से ये तीनों अलग अलग जगह पर आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे आप लोग को बोला गया, मैं आपको बताता हूँ कि जिस गोले ने अधिक ऊष्मा को अवशोषित किया वह गोला मोम को अधिक ऊष्मा देकर मोम अधिक मात्रा में पिघलाएगा और गोला अधिक गहराई तक जाएगा। मतलब लोहा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा और वो ऊष्मा मोम में अधिक मात्रा में पिघलाए, मोम को अधिक मात्रा में पिघलाएगा वो जो ऊष्मा अवशोषित की गई है वो, और गोला जो होगा वो अधिक गहराई तक नीचे तक जाएगा। तो उपरोक्त विधि में लोहे का गोला मोम में अधिक गहराई तक जाता है, शीशे का गोला मोम में सबसे कम गहराई तक जाता है, तांबे का गोला दोनों के बीचों बीच उस मोम में डूबा हुआ दिखाई देता है। मतलब देखिए बेटा, लोहा सबसे नीचे, शीशा सबसे ऊपर और तांबा जो है वो उस दोनों के मध्य में डूबा हुआ आपको दिखाई देता है। तो इस आधार पर स्पष्ट हुआ है कि तापमान समान मात्रा में बढ़ने पर भी प्रत्येक गोले की अवशोषित ऊष्मा भिन्न है। प्रत्येक गोले की अवशोषित ऊष्मा क्या होगी बेटा, भिन्न भिन्न होती है। तो अर्थात ऊष्मा को अवशोषित करने का गुणधर्म प्रत्येक गोले का भिन्न है ना। ये बात आपको पता थी क्या कि समान गोले के 3 अलग अलग पदार्थ लेने के बाद भी उनकी ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता जो होती है ना वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारकता कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग को याद होगी, कभी आप लोग को परीक्षा में पूछी गई तो आप लोग लिख पाएंगे ना। देखिए दोबारा पढ़ के बताता हूँ मैं कि इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान, यानी कि मान लो कि 1 ग्राम पानी को गर्म करने का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग 14.5 से 15.5 इसको बढ़ा देते हैं तो दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारकता कहते हैं। तो उस पदार्थ को जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा धारकता कहते हैं। तभी जाके उसकी विशिष्ट इकाई द्रव्यमान वाला जो कोई भी पदार्थ हो उसका जो ऊष्मा 1 किलो कैलोरी से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के बाद उसकी उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारकता बदलती है और हम लोग को उसमें बदलाव दिखाई देता है। तो विशिष्ट ऊष्मा धारकता C इस चिन्ह से दर्शाते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारकता कौन सी चिन्ह से दर्शाएंगे बेटा, हम लोग C इस चिन्ह से दर्शाएंगे। तो ऐसा मापन प्रणाली में विशिष्ट ऊष्मा धारकता की इकाई जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है और सीजीएस प्रणाली में कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस यहाँ है। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट ऊष्मा धारकता सीजीएस प्रणाली में आप लोग को यहाँ पे दूसरे तालिका में यहाँ पे आपको दिखाई देगी बेटा। इसमें देखिए पदार्थ है पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारकता 1 है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद वह विशिष्ट ऊष्मा धारकता अवशोषित करते हुए आप लोग को दिखाई देती है। पैराफिन यह दूसरा पदार्थ अगर हम लोग लेते हैं तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारकता 0.54 है। केरोसिन की विशिष्ट ऊष्मा धारकता 0.52 है। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा धारकता 0.215 है। लोहा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारकता 0.110 है। तांबा 0.095 है। चांदी 0.056 है और पारा 0.033। यह अन्य अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा धारकता आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें यही चीज आपको बताई गई है कि हर एक पदार्थ के इकाई द्रव्यमान वाले तापमान को जब 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो जो दी गई ऊष्मा होती है उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारकता इसको हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारकता C तथा पदार्थ का द्रव्यमान m हो तो पदार्थ का तापमान, यहाँ पे देखिए ये जो चिन्ह दिया गया है इसको हम लोग डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर उस पदार्थ ने अवशोषित ऊष्मा नीचे गैस सूत्र द्वारा प्राप्त होती है। मतलब देखिए बेटा कि कोई पदार्थ है उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारकता C
नाम से हम लोग यहाँ पे उसको कंसिडर करेंगे। जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो m, यानी कि m से इसको कंसिडर करेंगे, और पदार्थ का तापमान डेल्टा टी से हम लोग को यहाँ पे लिखना है, और इसकी इकाई जो होगी वो होगी बेटा डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो यह पदार्थ का द्रव्यमान, यह है विशिष्ट ऊष्माधारकता, और यह है पदार्थ का तापमान। इस तीनों को गुणा करने के बाद हमको मिलता है पदार्थ अवशोषित की गई ऊष्मा। तो यहाँ डेल्टा टी यह तापमान में की गई वृद्धि है। मतलब यहाँ पे देखिए समान तापमान नहीं रहेगा, तापमान में चढ़ाव उतार होता रहेगा, इसीलिए इसको डेल्टा टी यह नाम से यहाँ पे जाना गया है कि यह तापमान में की गई वृद्धि होती है, डेल्टा टी यानी कि। तो पदार्थ अवशोषित की गई ऊष्मा का यह सूत्र आप लोग को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है बेटा। इसी प्रकार पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारकता C, पदार्थ का द्रव्यमान m होने पर वह पदार्थ का तापमान डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से कम करने पर उस पदार्थ द्वारा खोई हुई ऊष्मा नीचे दिए गए सूत्र द्वारा प्राप्त होती है। मान लो कि उस पदार्थ का तापमान अगर हम लोग को कम करना है तो उसमें उस पदार्थ द्वारा खोई हुई ऊष्मा कौन से सूत्र से हम लोग निकालेंगे, तो यह सूत्र भी एक जैसा ही आप लोग को दिखाई दे रहा। देखिए, पदार्थ द्वारा खोई हुई ऊष्मा बराबर m गुना C गुना डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी तापमान की कमी दर्शाता है। समझ में आ रहा ना आप लोग को? सूत्र एक जैसा ही है, परंतु अवशोषित की गई ऊष्मा में आप लोग को ये बताना है कि डेल्टा टी ये तापमान में की गई वृद्धि होगी, और पदार्थ द्वारा खोई हुई ऊष्मा के लिए वही सेम सूत्र हमको यहाँ पे लगाना है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब होगा कि डेल्टा टी यानी कि तापमान में की गई कमी आपको यहाँ पे दर्शाएगा। अब आखिरी में हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 69 पे ये जो एक भाग आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, ऊष्मा का लेन देन। अब देखिए बेटा, ऊष्मा रोधक पदार्थ की पेटी हम लोग को यहाँ पे ले लेनी है, और ऊष्मा रोधक पदार्थ की पेटी में मैंने एक ऊष्मा वस्तु रखी है और एक ठंडी वस्तु रखी है। दोनों एक दूसरे के आसपास रखने के बाद क्या हो सकता है आपको ऐसा लगता है बेटा? सोचिए थोड़ा सा कि गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु दोनों एक दूसरे के पास आने के बाद क्या होता है, ऊष्मा वस्तु जो है वो अपनी ऊष्मा ठंडी वस्तु को देगा, और ठंडी वस्तु जो है उससे वो ऊष्मा लेकर उष्ण होने की कोशिश करेगा, है ना। यानी कि दोनों थोड़ी देर में अगर हम लोग देखें तो एक जैसी समतल स्थिति में आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, यानी कि दोनों की ऊष्मा और ठंडी वस्तु की ठंडाई दोनों एक समान होती हुई आप लोग को दिखाई देगी। ना कोई वस्तु उष्मा होगी और ना कोई वस्तु ठंडी होगी, दोनों एक जैसी दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है इसमें आप लोग को बताया गया है कि देखिए कि ऊष्मा का लेन देन इसमें कैसा होता है कि ठंडी या गर्म वस्तुओं में ऊष्मा के लेन देन से गर्म वस्तु का तापमान कम होता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के पास रखने के बाद क्या होता है, ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता है और गर्म वस्तु का तापमान कम होता है। तो तापमानों का यह परिवर्तन जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं होता तब तक होता रहता है। दोनों वस्तुओं का तापमान क्या होगा बेटा, समान होगा, तभी तब तक ये तापमान का लेन देन होता रहेगा। तो इस प्रक्रिया में गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा दी जाती है और ठंडी वस्तु द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है। मतलब गर्म उष्ण वस्तु से ऊष्मा दी जाएगी और ठंडी वस्तु से ऊष्मा ली जाएगी, मतलब ग्रहण की जाएगी। तो दोनों वस्तुएं केवल एक दूसरे से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती हैं। इस स्थिति में अर्थात दोनों वस्तुओं की प्रणाली सिस्टम वायुमंडल से अलग करने पर अर्थात ऊष्मा रोधक पेटी में रखने पर आकृति 5.5.10 पेटी में बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आएगी या बाहर भी नहीं जाएगी। इस स्थिति में हमें निम्नानुसार तत्व प्राप्त होता है। मतलब ये जो पेटी है ना, इसको इस तरह से रखना है कि ना अंदर की हवा बाहर जा सके और ना ही बाहर की हवा अंदर आ सके, तभी जाके हम लोग इस प्रयोग को अच्छे से निभा सकते हैं, इस प्रयोग को हम सक्सेस कर सकते हैं, यशस्वी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को यही बताया गया है कि दोनों वस्तु में ऊष्मा का आदान प्रदान तभी संभव है जब इसमें वायुमंडल की ऊष्मा रोधक पेटी में इसे रखा जाए, ताकि ऊष्मा अंदर ना आ सके, बाहर की ऊष्मा अंदर ना आ सके और अंदर की ऊष्मा बाहर ना जा सके। इसलिए निम्नानुसार तत्व यहाँ पे आपको बताया गया है, वो है बेटा गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। ये सूत्र आप लोग हमेशा याद रखना। दोनों यदि वस्तु एक दूसरे के पास हो तो ये सूत्र काम
काम आएगा। इसमें बोला गया है कि जब गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा होती है तो इस तत्व को ऊष्मा का विनिमय का तत्व कहते हैं। इस तत्व को क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मा विनिमय का तत्व कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अगले वीडियो में हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन और कैलोरी मापी इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा लगभग ये इस पाठ का आखिरी भाग है और इसमें हल किए गए उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। बाहर जाते हैं तो मास्क अवश्य पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।